जय हिंद प्यारे साथियों, आज आप सभी को ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ये फर्स्ट अध्याय देख लेते हैं तो आप सभी का 5 से 6 नंबर क्लियर हो जाए, क्योंकि हर साल 5 से 6 नंबर इस चैप्टर से पूछा जाता है। इसलिए आप सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखते हुए ये चैप्टर लाए, इसलिए चैप्टर देखना मत भूलिएगा। क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि आप सभी देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से जो निर्धारित होता है, ये आपसे को बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। जैसे आप सभी देख सकते हैं कि जिस तरह से इस तरह से आपतित किरण है, इस तरह से परावर्तित किरण चला गया। ठीक, यहाँ एक अभिलंब दिया गया है। ठीक है, ये जो आपतन कोण बनता है और ये परावर्तन कोण बनता है आई, और परावर्तन कोण आर, ये दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन हो जाए कौन, ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है। कहता है प्रकाश तरंग के रूप में क्या होता है, ध्वनि तरंग होता है। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ऑप्शन नंबर सी है परावैद्युतिक तरंग होता है। ऑप्शन नंबर डी होता है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है। क्या चीज के रूप में होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। देखो, दर्पण के सामने जब किसी वस्तु, जैसे मान लो कि ये दर्पण है, जब दर्पण के सामने किसी भी वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत हो रहा है। जब वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बन रहा है तो दर्पण क्या होगा, देखो ये तो दर्पण होगा तो समतल, यह तो हो जाएगा दर्पण क्या, उत्तल। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। देखो, सबसे अधिक जो होता है ये निर्वात में होता है। ये 2020 में भी पूछा गया है, सबसे अधिक प्रकाश की चाल किस में होता है, निर्वात में होता है। ठीक, चलिए 5 नंबर भी क्वेश्चन देख जाते हैं। कहते हैं प्रकाश की किरणें गमन करते हैं। प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। ठीक है, जब प्रकाश आता है किधर से भी आता है, लेकिन वे सीधी रेखा में गमन करते जाते हैं। ठीक ना, कहते हैं सीधी रेखा में गमन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम सभी। 6 नंबर क्वेश्चन है, कहता है तेलीय कागज होता है। मतलब कि इसका बोलने का मतलब कि जब तेल लगा हुआ कागज रहता है तो किस रंग का होता है, मतलब किस तरह से व्यवहार करता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है। ऑप्शन नंबर पारभाषक होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक ना, इसका जो 6 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये पारभाषक हो जाए। पारभाषक बोलने का मतलब है कि उसमें यदि तेल लगा कागज है, उसमें यदि हम प्रकाश बांटते हैं, यदि प्रकाश को भी लाइट जलाते हैं तो उसका कुछ न कुछ भाग क्या होगा, पार होगा। इसलिए प्रकाश का ये जो तेलिया का तेल लगा हुआ कागज का पारभाषक हो जाएगा। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं ये 2 होता है। आप सभी को पता होगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, आप सभी को ये पता है कि ये काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं 9th नंबर। ठीक, 9th नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज होता है। परावर्तित किरण पुंज जो होता है कैसा होता है, देखिए एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है। समतल दर्पण क्या होता है, आपतित होता है। तो परावर्तित किरण जो होगा ना वे अभिसारी होगा। कैसा होगा, अभिसारी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे अभिसारित कर देगा, सभी किरण को क्या कर देगा, अभिसारित कर देगा। ठीक है, कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान होता है। आवर्धन का जो मान होता है ये +1 होता है। कितना होता है, +1 होता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन का मान होता है, मैंने परावर्तन कोण का मान कितना, जब एक समतल दर्पण लंबवत आपतित है, क्या होता है, लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन का जो मान होता है क्या होता है, 0 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है परावर्तन का मान, 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, लंबवत आता है तो लंबवत ही वापस हो जाएगा, उसका परावर्तन का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाता है। चलिए अब गोलीय दर्पण के टॉपिक पर जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है,
कहता है कि एक गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। आज को पता है कि आर बराबर कितना होता है 2f होता है। कितना होता है आर बराबर 2f। यदि एफ बराबर हम लिख देंगे तो आर बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आर बराबर 2f। आर बराबर कितना गया है दिया गया है 2f, ठीक ना। आर बराबर यदि 2f दिया गया है तो आप सभी को पता है कि आर बराबर 2f, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक ना, कहता है कि किसी बिंब क्या अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभास से सीधा तथा बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन, तो वस्तु की स्थिति जो होना चाहिए कहाँ पर होना चाहिए, ये होगा, देखिए आप तो सभी को फिगर के माध्यम से बताते हैं, ठीक ना। कहता है कि कोई अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण मान लो बना लिया, ठीक। अवतल दर्पण ये पे क्या है, पोल है, ध्रुव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान लेते फोकस बना लेते हैं, यहाँ पर कहते हैं वो केंद्र बना लेते हैं, सेंटर बनाते हैं, ठीक। कहता है कि कहाँ पर किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय सीधा और बड़ा है, आभासीय भी और सीधा भी और क्या है बड़ा है, तो उसको किस स्थान पर रखा जाए जो कि उसका प्रतिबिंब है। देखो इसको वक्रता केंद्र से, इसको जो है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाएगा। कैसे, दर्पण के ध्रुव ये है, यहाँ पर पी जहाँ पर पोल है ये दर्पण का ध्रुव है, और ये क्या है फोकस। यदि इसके बीच वस्तु को रखते हैं उसका प्रतिबिंब सीधा दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक ना। यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, दर्पण के पीछे बन जाएगा, और किस आकार में बनेगा, ठीक ना, आभासीय बनेगा, सीधा बनेगा, और क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, ठीक ना। ये दर्पण ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच देगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है क्या होता है, सीधा आता है, और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा आता है। यदि वास्तविक प्रतिबिंब पूछे तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा आता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा आता है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है ना, उसका उपयोग होता है एक उत्तल लेंस का होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। और 5 नंबर जानते हैं, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। कहता है हजामत यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि ये छोटा प्रतिबिंब भी जूम करके बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए बड़ा प्रतिबिंब बनने के कारण ही हजामत बनने के लिए हजामत में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं सभी, ठीक। चलिए 6 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह है। कहता है सर्च लाइट जो होता है ना, उसका परावर्तक सतह क्या होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है, देखिए उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, अवतल दर्पण होगा। कैसा होगा, अवतल होगा, ठीक। और आप सभी को चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि देखो दंत विशेषज्ञ बना कि किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसका अवतल दर्पण हो जाएगा, किसका हो जाएगा, अवतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ जब डॉक्टर ने नाक कान गला या दांत किसी भी तरह का देखता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करके, अवतल दर्पण के प्रयोग से देखता है, ठीक ना। चाहे टॉर्च मार के दिए किसी भी तरह से देखेगा, जब छोटा चीज को जब बड़ा देखना पड़ता है वहां पर क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका निर्धारण करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत तो होता है। देखिए ऑप्शन में बताते हैं, और दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी रखा गया, दर्पण और बिंब के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। पता है कि देखो ये दोनों इसलिए हम बोल रहे हैं, ये कारण क्या है, तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी ये भी हो जाए, और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी ये होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 9 नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर। कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। यदि धनात्मक है, आवर्धन क्या है,
धनात्मक उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसका उल्टा बनता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, उल्टा आता है। और काल्पनिक बनता है तब क्या आता है, सीधा आता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर कहता है, ठीक है, कहता है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, जिसकी वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना है, 32 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी यानी कि एफ कितना होगा, एफ बराबर उसकी एफ जो होगा हम बताए थे, एफ कहते हैं 2f बराबर कितना आर होता है, ठीक ना। यदि आर ही दिया गया है तो एफ निकालने के लिए आर बटा 2 कर देना, यानी कि 32/2 यानी कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। ये प्लस 16 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी जानेंगे कि 10 का आंसर कितना हो गया, सी हो गया। 11 नंबर जानते हैं किस दर्पण का उपयोग पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, ठीक ना। पश्च दर्पण पीछे देखने के लिए जो किया जाता है, गाड़ी के ड्राइवर के सामने जो लगा रहता है पश्च से पीछे देखने के लिए, ये उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए 12 नंबर करते हैं, नई कार्तिक परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी जो ली जाती है ना, धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर बी। ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं था, ठीक ना। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये धनात्मक लिया जाता है, ठीक ना, नहीं ऋणात्मक लिया जाता है। नई कार्तिक चिन्ह के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी माने कि वस्तु की दूरी, बिंब बोलने का मतलब क्या है, वस्तु है, तो ये ऋणात्मक लिया जाता है। कैसा लिया जाता है, ऋणात्मक। वस्तु के सामने ऋणात्मक होता है, वस्तु के सामने वस्तु का दर्पण के सामने वस्तु की दूरी क्या आता है, ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर इसका 12 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से सभी बोल रहा है। लेकिन इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझ गया। 14 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 13 का 14 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, तो कहते हैं किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण में से कौन सा होता है। तो कार के हेडलाइट में जिसको बोलते हैं या अग्रदीप बोलते हैं, उसमें जो हमसे उपयोग करते हैं, क्या चीज का उपयोग किया जाता है उसमें, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है ये अनंत। जैसे ये समतल दर्पण दिया गया, इसका फोकस दूरी क्या होता है, अनंत। इसका निश्चित आकार नहीं था कि किस जगह पर, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या होता है, अनंत होता है। 15 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाएगा ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, ठीक ना। और देखो इसको जब ध्रुव पर रखते हैं ना, जब वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, वक्रता केंद्र बनाए, ध्रुव ने, जैसे यहाँ पर ध्रुव है, ठीक, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ठीक। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, यहाँ पर वस्तु वक्रता केंद्र है, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर है और वे समान आकार के बनता है, ठीक ना। उसका प्रतिबिंब तो उल्टा बनवे करेगा, क्योंकि दर्पण के सामने जब वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक। और उसका क्या बनेगा, वास्तविक, और ये समान आकार का बनता है जब वक्रता केंद्र पर ही रखते हैं तब, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 16 का ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक। 16 का आंसर सी है। अब जानते हैं 17 नंबर। 17 नंबर कहता है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। उसका जो संबंध होता है, एफ बराबर क्या होता है, आर बराबर 2f लिखो, या तो एफ आर बराबर 2f लिखो, इसी को एफ बराबर कर देता है r/2 हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर 2f हो जाएगा, आर बराबर 2f हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताएं कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है,
उत्तल दर्पण जो जब होता है, उत्तल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उसका जो आंसर हो जाएगा क्या होता है, सीधा एवं हरांशित होता है, ठीक ना। ऑप्शन चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा हमेशा छोटा के लिए जब बोलेगा ना तो उत्तल हो जाएगा, बड़ा के लिए बोलेगा तो अवतल। छोटा के लिए कौन सा दर्पण होता है? उत्तल, ठीक ना, उत्तल दर्पण होता है। और बड़ा प्रतिबिंब के लिए कौन सा दर्पण होता है? अवतल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। चलिए 20 नंबर का आंसर हो गया ए, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की जब फोकस दूरी क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक ना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? कहता है कि गोलीय दर्पण जो है परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार जो सीमा रेखा होता है, सीमा रेखा उसका व्यास क्या कहलाता है, ठीक ना। उसका जो व्यास कहलाता है, आपको पता है कि गोलीय दर्पण का उसका द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। 22 का आंसर हो जाएगा डी, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही जो कि पूछने वाला ज्यादा लेकिन है जी। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक। और यदि लेंस का सूत्र पूछ लेता तब इसी में जस्ट खाली क्या हो जाता है? माइनस का चिन्ह हो जाता है। किस चीज का चिन्ह हो जाता है? माइनस का चिन्ह हो जाता है, ठीक ना। इसमें सिर्फ माइनस लगाते क्या होता है? लेंस बन जाता है। इसमें प्लस लग गया, क्या बन गया? दर्पण बन गया, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 24 का आंसर जानते हैं। कहता है 24 नंबर में कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर गोलीय दर्पण कैसा होता है? जब +20, देखो बोलने का मतलब है कि जब प्लस में दिया गया है ये उत्तल है, ये अवतल है। ये कोई भी चीज दूरी निकालने के लिए नहीं बोलता है, सिर्फ ये पूछता है कि ये दर्पण कैसा है, ठीक ना। ये हो जाएगा उत्तल, क्योंकि हम बताए हैं कि जब प्लस का चिन्ह रहता है, पॉजिटिव रहता है और फोकस दूरी, तो क्या होता है? उत्तल। और निगेटिव अवतल में होता है। निगेटिव किस में होता है? अवतल में होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तुरंत बताएं। जिसका निगेटिव है, जिसका निगेटिव है क्या है? अवतल दर्पण। जिसका पॉजिटिव है उत्तल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कहता है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए, ठीक है। कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है ना, जब वस्तु पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो उसका प्रतिबिंब को यहाँ फोकस रखेगा। फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखेगा ना, फोकस और ध्रुव के बीच, तो उसका दर्पण के पीछे बन जाता है। कौन प्रतिबिंब बन जाता है? दर्पण के पीछे प्रतिबिंब। दर्पण के जब पीछे प्रतिबिंब बनता है तो इस कैसा बनता है? आभासीय बनता है, काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है, ठीक ना। इस तरह से प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। कहाँ पर रखने पर? फोकस, देखो यहाँ पर फोकस लिख दिए, फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब बनेगा कैसा, ठीक ना। वो एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। और बड़ा भी प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब पता है कि सीधा भी बनता है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं 27 नंबर। एक 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासीय प्रतिबिंब बोलता है कि किस दर्पण में वस्तु का आभासीय प्रतिबिंब ही बनता है, ठीक है। देखो आभासीय प्रतिबिंब बनने का मतलब है कि सभी दर्पण में बन जाता है। ऑप्शन समतल दर्पण भी बनता है, उत्तल दर्पण भी बनता है, अवतल दर्पण बनता है। तो यहाँ पर तीनों दर्पण दिया गया है, तो क्या जगह इनमें से? सभी जगह, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल आभासीय बोल रहे हैं, क्योंकि देखो जैसे मान लो कि ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक नहीं बनेगा, क्या बनेगा? काल्पनिक। काल्पनिक बनेगा तो क्या हो जाएगा? तो आभासीय। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासीय भी, क्या है? आभासीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए जान गए, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आपसे को बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए यह क्लास पूरा देख के ही रहिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में। कहता है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। इसलिए इसका आर बराबर क्या होगा? आर बराबर क्या होगा?
2f बराबर क्या होता है, आर होता है। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 2 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, लेकिन 40 दिया गया है, इसका आंसर फोकस दूरी 20। अब तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, इसका आंसर तो 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि यहाँ से आर हो गया या 2f मिलेगा, तो यहाँ की 2f बराबर कितना होता है, आर होता है, जिसकी फोकस दूरी कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर तो 2 × 20 और कितना देगा, आर हो जाएगा। यहाँ 15, 10, 40, यहाँ 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि फोकस दूरी दिया गया है, वक्रता त्रिज्या पूछ रहे हैं। इसलिए आर बराबर हो जाता है 2f, इसलिए आर और 2f का मान खुद दिया गया है, कितना देगा, 2 × 20 बराबर तो 40 सेंटीमीटर है, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 का सी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर जानते हैं। आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाता है, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का प्रयोग क्या होता है, डॉक्टर के द्वारा जो चिकित्सक में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए 30 नंबर जानते हैं। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है, उत्तल दर्पण है ना, जब उत्तल दर्पण का आवर्धन का मान कितना होता है, आवर्धन का मान जो हो जाता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/2 होता है। कितना होता है, आवर्धन का मान 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए 31 अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। देखो का क्वेश्चन लेंस का भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक नहीं लगा लेना है। 31 का आंसर देगा डी, अवतल लेंस माने अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, छोटा भी होता है, सीधा भी होता है, भाषा भी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। चलिए अब लास्ट ही क्वेश्चन होने वाला है, ठीक ना। कहता है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, तो कहता है ऑप्शन नंबर ए देखो सीधा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आधा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी कम तीव्र बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो होगा कम तीव्र बनेगा। कैसा बनेगा, कम तीव्र बनेगा। ठीक, 32 का सी आंसर है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन जानते हैं क्या चीज है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या चीज क्वेश्चन है। चलिए इस 33 नंबर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा, वस्तु की दूरी का मान क्या होगा। 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वस्तु की दूरी का क्या है, 10 सेंटीमीटर से कम ही होगा उसकी वस्तु की दूरी का मान। ठीक ना, चलिए 34 नंबर जानते हैं। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। जब फोकस से ध्रुव की ओर आता है, जैसे यहाँ पर फोकस है, फोकस से इधर ध्रुव की ओर जब जाता है पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या हो जाता है, अवतल दर्पण आवर्धन का मान क्या हो जाएगा, ये बढ़ता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अवतल दर्पण आवर्धन का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा ए। ठीक ना, चलिए 35 नंबर हम सभी जानते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। 35 को ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 से लेकर 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन बैंक में वे सभी लगा लिए हम सभी। ठीक ना, आप सभी बता सकते हैं कि कितना सही हुआ था। ठीक, चलिए कहता है कि एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है। तो मतलब कि अवतल दर्पण प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा किस ओर होगी, कहता है तो फोकस से वक्रता केंद्र की ओर होगा। जैसे देखो ये वक्रता प्रधान अक्ष इस प्रधान अक्ष की ओर, वक्रता मैंने कि पी प्रधान अक्ष पर चलती जा रहा है, चलती जा रहा है, वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा। देखो ये ऑप्शन नंबर ए कहता है फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, ऑप्शन नंबर बी कहता है फोकस से ध्रुव की ओर, ऑप्शन नंबर सी ध्रुव से फोकस की ओर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। इसका जो प्रतिबिंब बनेगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फोकस से ध्रुव की ओर। जब फोकस से ध्रुव की ओर जब यहाँ प्रतिबिंब को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक ना, कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक ना, और क्या बनता है, देखो क्या बनता है, सीधा भी बनता है और काल्पनिक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है और सीधा बनता है। ठीक ना, और बड़ा भी बनता है। ठीक ना, क्या बनता है, बड़ा भी बनता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। कहाँ पर रखने पर? फोकस से ध्रुव की ओर। ये 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन कंसेप्ट की ओर पूछा था, इसलिए कंसेप्ट क्लियर रखेगा तभी। लेकिन इसी तरह से यदि आप सभी का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर करते रहिएगा। आप सभी को हर चैप्टर वाइज करा देंगे, फिर उसके बाद सेट भी करवाते रहेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। फिर प्रकाश का परावर्तन लाएंगे, परावर्तन में अपवर्तन लाएंगे। इसी तरह से लगातार क्वेश्चन बैंक चलते रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।